सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ठीक है क्लास 12 के जो प्रोजेक्ट रेल के नाम से जो आ रहा है सेट, जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया है, उसमें इकोनॉमिक्स यानी सभी विषय के तीन मॉडल सेट निकाला गया है। ठीक है, तो इसमें इकोनॉमिक्स विषय यानी अर्थशास्त्र विषय के जो मॉडल सेट नंबर 3 है, उसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कुल 40 प्रश्न है। कुल 40 प्रश्नों का इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे और समझेंगे साथ साथ में। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न को शुरू करते हैं, देखते हैं और समझते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न एक नंबर है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। तो देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसको कहा जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटे आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। छोटी छोटी आर्थिक क्रियाओं या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या सम्मिलित होते हैं? जैसे ऑप्शन ए है व्यक्तिगत इकाई, तो इसका तो अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी है छोटे छोटे चर, तो ये भी किया जाता है। ऑप्शन सी है व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, तो ये भी किया जाता है। यानी सभी यानी उपयुक्त तो सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न क्या है? 2 नंबर प्रश्न है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहा जाता है? तो सम सीमांत उपयोगिता नियम को प्रतिस्थापन का नियम भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि मांग वक्र का ढाल कैसा होता है? तो देखिए, मांग वक्र का ढाल इस तरह का होता है। इधर प्राइस रहता है, कीमत, और इधर मांग की मात्रा रहता है, या इस तरह का होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बाएं से दाएं नीचे की ओर रहा है। बाएं की से इधर बाएं होता है, इधर दाएं होता है, तो बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। तो मांग वक्र का ढाल कैसे होती है? बाएं से दाएं नीचे की ओर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि किस प्रकार की वस्तु के मूल्य बढ़ने पर मांग में कमी नहीं होती है? ठीक है, देखिए, मांग का नियम क्या है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग घट जाती है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि मूल्य बढ़ने पर, देखिए, मूल्य अगर बढ़ रही है लेकिन मांग में कमी नहीं होती, मांग भी बढ़ रही है, तो ऐसे कौन से वस्तु होते हैं? अनिवार्य वस्तु। जैसे अनिवार्य वस्तु क्या हो जाएगा? नमक हो जाएगा, चावल हो जाएगा। तो ये तो जरूरी वस्तु है, इसका कीमत कितना भी बढ़ जाए, हम तो खाना नहीं खाना छोड़ेंगे, खाना तो खाएंगे। तो ये सब अनिवार्य वस्तु है, तो इसकी कीमत बढ़ने पर भी इसकी मांग उतना ही बने रहती है, मांग नहीं घटती है। ठीक है, यानी अनिवार्य वस्तु, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया था? तो कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया था मार्शल ने। किसने किया था? मार्शल ने। मार्शल यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 6 नंबर कि मैक्रो किस भाषा का शब्द है? मैक्रो, देखिए, MACRO, मैक्रो यानी समष्टि अर्थशास्त्र, जो ग्रीक भाषा से लिए गए थे। ठीक है, किससे लिए गए थे? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है कि 7 नंबर प्रश्न क्या है कि द्वितीय क्षेत्र में निम्न में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? ठीक है, 3 तरह के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को प्राकृतिक क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को निर्माण क्षेत्र कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अब द्वितीय क्षेत्र यानी वस्तुओं का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर है कि औसत स्थिर लागत वक्र का आकार कैसे होती है? तो औसत स्थिर लागत, देखिए, औसत स्थिर लागत का आकार इस तरह का होता है। यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर आयताकार बन रहा है, यानी औसत स्थिर लागत का वक्र होता है आयताकार अतिपरवलय, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपना आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी? यदि उपभोक्ता बड़ी से बड़ी मात्रा में आय खर्च करता है तो उसकी मांग क्या होगी? पूर्णतः लोचदार होगी। ठीक है, तो उस अनुसार यहाँ पर क्या हो जाए? सापेक्षिक लोचदार, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न जैसे है 10 नंबर कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? तो अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार इस तरह का होता है, यू आकार का। ठीक है, तो इसका आकार कैसा होता है? यू आकार, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर है कि पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के लिए AR यानी एवरेज रेवेन्यू और MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू में क्या संबंध है? तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में एक्स एक्स के समांतर होता है, एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू होता है, AR बराबर MR। तो AR बराबर MR यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 12 नंबर है।
12 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि होने से उसकी मांग में 8% की कमी होती है तो मांग की कीमत लोच क्या होगी। तो मांग की कीमत लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, यहाँ पर होता है मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन यानी 8% डिवाइड कीमत में प्रतिशत परिवर्तन यानी 4, तो 4 2 में 8 यानी 2 होगा, बराबर 2 होगा। ठीक है, तो 2 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न है कि जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता तब संतुलन कीमत में, देखिए किसी वस्तु है और उसकी सप्लाई नहीं आ रहा है, उस वस्तु की पूर्ति नहीं हो रही है और उस वस्तु की मांग में वृद्धि होती जा रही है, तो उस वस्तु की मांग क्या, उस वस्तु की कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो कीमत क्या होगी, वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से दो वस्तु का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का संयोग है। देखिए 2 प्रकार की वस्तु होती है, एक स्थापन वस्तु, एक पूरक वस्तु। स्थापन वस्तु यानी एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु, जैसे चाय के बदले कॉफ़ी, अगर चाय नहीं पियेंगे तो कॉफ़ी पियेंगे, या पेप्सी के बदले मिरिंडा, उस तरह का हो सकता है। अब पूरक वस्तु जो साथ साथ में चलता है, ठीक है, यानी जो बोल सकते हैं जूता और मोजा साथ साथ में चलती है, कार के लिए पेट्रोल चाहिए तो कार और पेट्रोल ये सब क्या हो जाएगा, पूरक वस्तु। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है चाय और कॉफ़ी, तो ये तो स्थापन वस्तु है। ऑप्शन बी है पेप्सी और मिरिंडा, तो ये भी स्थापन वस्तु है। ऑप्शन सी है चाय और चीनी, चाय बनाने के लिए चीनी की जरूरत पड़ेगी, यानी ये साथ साथ चलती है, तो ये क्या है, पूरक वस्तु। तो पूरक वस्तु यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर है। 15 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का वैज्ञानिक कथन किस अर्थशास्त्री का है। तो देखिए मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र एक मानव कल्याण का विज्ञान है, तो यह ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर है। प्रश्न है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व होता है। ठीक है, देखिए 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी में निजी क्षेत्रों का स्वामित्व होता है, समाजवादी में सरकार का होती है, और मिश्रित यानी मिक्स रहता है, यहाँ पर सरकार और निजी दोनों का स्वामित्व होता है। तो देखिए प्रश्न क्या है कि सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 17 नंबर है कि नीचे दिए गए एक फॉर्मूले के लिए सीमांत आगम अनुसूची में वस्तु की 5 इकाई तक उत्पादन में कुल आगम क्या होगा। देखिए 5 इकाई के यहाँ पर, तो यहाँ पर कुल आगम निकाला गया है, तो सभी सीमांत आगम को जोड़ दीजिए। यहाँ पर 10 और 8 कितना होगा, 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24, 24 4 28, 28 2 30, यानी कुल आगम यहाँ पर हो जाएगा 30, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 18 नंबर है यहाँ पर कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है। तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के 3 स्तर की व्याख्या करता है, 3 स्तर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर है कि पूर्ति का नियम को प्रदर्शित करता है। तो देखिए पूर्ति का नियम क्या होता है, सप्लाई बराबर फंक्शनल ऑफ प्राइस, यानी जब कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है। ठीक है, तो उस होने से देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ग है यहाँ पर सी है, एस बराबर यहाँ पर एफ पी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन पी दिया हुआ नहीं है, तो इस होने से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर है कि निम्नों में से सीमांत उपयोगिता को व्यक्त करता है। सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन, ठीक है, बराबर होता है टोटल यूटिलिटी ऑफ एन, यहाँ पर फिर करते यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन बराबर टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस 1 इकाई के। ठीक है, इस तरह का होता है। ठीक है, तो इस तरह का देखिए 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में किस में देखिए इस तरह की, इसमें जो एन है या जो नीचे एन होना चाहिए वो साथ साथ में लिख दिए, तो कोई बात नहीं। एम यू एन बराबर टी यू एन, और यहाँ पर टी यू नीचे होगा टी यू एन माइनस 1। ठीक है, तो उस होने से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर है कि उस वक्र को क्या कहता है जो समान उत्पादन करने वाले 2 साधनों के विभिन्न संयोग को दर्शाता है। ठीक है, देखिए 2 विभिन्न संयोग को दर्शाता है, जैसे 2 समान होते हैं, इधर एक्स वस्तु है और इधर वाई वस्तु है। ठीक है, ग्राफ किस तरह का होता है, इस तरह का इसका ग्राफ होता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, बजट रेखा। ठीक है, और बजट रेखा को ही कहा जाता है सम लागत वक्र। सम लागत वक्र यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर है कि राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, जिस ऑप्शन ए है पुरानी वस्तु के क्रय मूल्य, तो नहीं, इसको बार बार तो ऐड हो जाएगा, तो इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं को भी सम्मिलित नहीं किया जाता, हस्तांतरण भुगतान को यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर है
कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसा होता है। तो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण मांग में पूर्ति की शक्ति के द्वारा होता है, ठीक है। जिस वस्तु की मांग ज़्यादा होगी उस वस्तु की मतलब विनिमय दर ज़्यादा उस तरह का होगा। तो मांग में पूर्ति की शक्तियों द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है। हाँ, केंद्रीय बैंक जो कि आरबीआई है देश का सर्वोच्च बैंक है, सही कथन है। ऑप्शन बी है केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है केंद्रीय बैंक नोट निर्गमन करता है, ये भी सही है। यानी उपयुक्त तो सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारण नियम कौन सा है। देखिए किन्स ने विचारधारा क्या था कि एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई, यानी सामूहिक मांग बराबर सामूहिक पूर्ति, यानी सामूहिक मांग एवं सामूहिक पूर्ति दोनों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। यानी ए एवं बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर है। 26 नंबर प्रश्न है कि चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह के संतुलन के लिए निम्न में से कौन सी शर्त है। चार क्षेत्र यानी चार क्षेत्र, देखिए अगर बोलेंगे कि दो क्षेत्र, तो दो क्षेत्र में आ जाएगा सी प्लस आई। तीन क्षेत्र यानी सी प्लस आई प्लस जी, और चार क्षेत्र यानी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। इस तरह का आ जाएगा। सी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उपभोग है। आई क्या है पर इन्वेस्ट यानी निवेश है। जी क्या है पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकारी बोझ, और एक्स माइनस एम क्या है शुद्ध निर्यात, ठीक है। तो यहाँ पर चार क्षेत्रीय यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेशनल, यहाँ पर नेशनल नेट प्रोडक्ट साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट, इसको कहा जाता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 28 नंबर कि वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें क्या है। तो वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक शर्त क्या है, देखिए वस्तु विनिमय क्या होता है कि एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु लेना, ठीक है। एक वस्तु के बदले मान लेते कि इसके पास मान लेते गेहूं है और इसके पास चावल है, तो ये क्या करेंगे, इसको चावल देंगे, इसको गेहूं लेंगे, यानी इस तरह का होता है वस्तु विनिमय। तो इसमें चार ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन ए है आवश्यकताओं का सीमित होना, ऑप्शन बी है सीमित क्षेत्र, ऑप्शन सी है आर्थिक रूप से पिछड़ा समझ, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। और उसके बाद हम सही उत्तर इसको बता देंगे अगर बताइएगा तो, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर है कि साग गुणक क्या होता है। तो देखिए साग गुणक बराबर होता है 1/CRR। CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो यानी नगद आरक्षित अनुपात। अगर नगद आरक्षित अनुपात घटेगा तो यहाँ पर साग गुणक बढ़ेगा, और ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, यानी दोनों में क्या होता है विपरीत संबंध होता है। यानी साग गुणक क्या होता है 1/CRR, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 30 नंबर कि केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण करती है, ठीक है। किस तरह से करती है। ऑप्शन ए बैंक दर जरिए, ऑप्शन बी है खुले बाजार की प्रक्रिया के जरिए, ऑप्शन सी है CRR के जरिए, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस सभी के द्वारा केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई साख का नियंत्रण करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 31 नंबर कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन होता है। तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन होता है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पर चार ऑप्शन, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर है कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है। तो नरसिम्हन समिति की सुधार किससे, बैंकिंग सुधार से, जो कि 1991 में लाया गया था, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में बैंकिंग लोकपाल की घोषणा कब की गई थी। तो 1995 में की गई थी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न अब 34 नंबर है कि निवेश के निर्धारण घटक कौन है। ऑप्शन ए पूंजी की सीमांत क्षमता, ऑप्शन बी है ब्याज दर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। यानी निवेश की निर्धारित घटक होता है पूंजी की सीमांत क्षमता, ब्याज दर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 35 नंबर है कि यदि MPC बराबर 0.5 है तो गुणक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए K बराबर क्या होता है 1/1 माइनस MPC, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 1/1 माइनस MPC यानी 0.5। तो यहाँ पर 1 में से 0.5 को घटाएंगे कितना होगा 0.95। तो ऊपर में हटाएंगे तो यहाँ पर 100, यानी 100 बटा यहाँ पर 95 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है 100 बटा 95, यहाँ पर तो क्या कितना होगा 5
5 20 100, 5 1995, तो 20/19 होगा। ठीक है, निवेश गुणक। लेकिन यहाँ पर 20/19 किसी ऑप्शन में आंसर नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर देखिए अगर MPC अगर MPS हो जाता है तो इसका आंसर आ जाता है। शायद इसमें लगता है कि MPS ही होना चाहिए। तो K बराबर क्या होता है 1/MPS होता है। MPS यानी 1/MPS कितना है 0.5, इसको पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर 10 होगा, तो 5 दूनी 10, तब K बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर MPS के बदले MPS होना चाहिए। ठीक है, उस अनुसार आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर K यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि 36 नंबर के निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर निवेश गुणक निकाला गया है K, तो K बराबर दो सूत्र होता है। एक होता है K बराबर 1/MPS होता है, और एक होता है K बराबर 1/1 - MPC। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर C है K बराबर 1/MPC, और ऑप्शन डी है यहाँ पर K बराबर 1/1 - MPC, यानी ऑप्शन ग और घ दोनों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में दिया गया, तो उस अनुसार दोनों में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 37 नंबर है कि यदि MPC 0.9 है और आरंभिक विनियोग 100 करोड़ है तो अर्थव्यवस्था में कुल आय में वृद्धि होगी। ठीक है, कुल आय में वृद्धि निकालने बोला गया। तो सबसे पहले K निकालते हैं। तो K बराबर क्या होता है 1, यहाँ पर 1/1 - MPC, तो यहाँ पर 1/1 - MPC यानी 0.9, तो 1/1 - 0.9 यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.1, इसको हटाएंगे यहाँ पर कितना होगा 10, तो यानी K बराबर 10 निकल गया। ठीक है, K बराबर यहाँ पर K बराबर 10 निकल गया, K बराबर 10 निकल गया। और K बराबर क्या होता है K बराबर यहाँ पर आय में परिवर्तन यानी डेल्टा वाई बटा निवेश में परिवर्तन यानी डेल्टा आई। यहाँ पर मान बिठा दीजिए 10, यहाँ पर आय में वृद्धि यानी डेल्टा वाई निकालने बोला गया है। यहाँ पर डेल्टा आई यहाँ पर कितना है 100 करोड़, तो ऊपर नीचे गुना कीजिए तो डेल्टा वाई बराबर कितना हो जाएगा 1000 करोड़, यानी आय में वृद्धि कितना होगी 1000 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 38 देख लेते हैं। 38 है कि अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के निम्नलिखित में से कौन से कारक है, यानी ज़्यादा मात्रा में मांग होगी। ठीक है, यानी मांग करेगा। तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, अगर सरकार सभी वस्तुओं में सब्सिडी दे देगी, सहायक देगी, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस वस्तु की मांग करेगी, तो ये भी कारण है। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, अगर बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा आ जाएगी, रुपया आ जाएगी, तो लोग वस्तुओं की मांग ज़्यादा मात्रा में करेगी, तो ये भी सही है। कर में को कमी, अगर वस्तुओं की टैक्स में कमी कर देगी तो लोग ज़्यादा मात्रा में उस वस्तु को खरीद पाएगा और इस कारण उसकी मांग ज़्यादा हो जाएगी, यानी ये भी सही, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 39 नंबर है कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सार्वजनिक व्यय, ऑप्शन बी है करारोपण, ऑप्शन सी है सार्वजनिक ऋण, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो राजकोषीय नीति में इसमें सभी को शामिल किया जाता है, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर है कि विकासशील देशों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होते हैं। तो विकासशील देशों के लिए घाटे का बजट प्रस्तुत सबसे उपयुक्त होता है, घाटे का बजट, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 40 का 40 प्रश्न का यहाँ पर हल हो गया। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।